एक फार्मूला जो आपके लिए चमत्कार कर देगा। याद रखिए, दूसरे लोग पूरी तरह गलत हो सकते हैं, परंतु अपनी नज़रों में वे गलत नहीं होते। उनकी आलोचना मत कीजिए। कोई भी मूर्ख ऐसा कर सकता है। उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। केवल समझदार, सहसनी और विरला लोग ही ऐसा करने की कोशिश करते हैं। सामने वाला व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है या ऐसा क्यों सोच रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण को जानिए और आपको उसके कार्यों की रुचि कुंजी मिल जाएगी, शायद उसके व्यक्तित्व की कुंजी भी। अपने आप को ईमानदारी से उसकी जगह रखने की कोशिश कीजिए। खुद से यह पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कैसा महसूस करता। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप चिढ़ने से बच जाएंगे और अपना समय बचा लेंगे, क्योंकि कारण में रुचि लेकर आप परिणाम की आलोचना करने से बच सकते हैं। इसके अलावा इससे मानवीय संबंधों की आपकी कला भी तेजी से विकसित होगी। केनेथ एम गुड ने हाउ टू टर्न पीपल इनटू गोल्ड पुस्तक में लिखा है, 1 मिनट के लिए रुक कर सोचिए। आपकी अपने आप में बहुत रुचि है, परंतु दूसरों में आपकी रुचि बहुत कम है। दुनिया में हर व्यक्ति इसी तरह सोचता है। अगर आप यह जान लेंगे तो लिंकन और रूजवेल्ट की तरह आप भी मानवीय संबंधों की एक लौती बुनियाद को समझ लेंगे। आप जान लेंगे कि लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको सामने वाले के नज़रिए को सहानुभूतिपूर्वक समझना होगा। हैम्स्टेड, न्यूयॉर्क का सैम डगलस अपनी पत्नी से कहा करता था कि वह लॉन की सफाई में मेहनत करके अपना समय बर्बाद करती है। उसकी पत्नी सप्ताह में 2 बार लॉन में से खरपतवार साफ करती थी, खाद डालती थी और घास काटती थी। इतनी मेहनत के बावजूद लॉन की हालत वैसी ही नजर आती थी जैसे कि यह 4 साल पहले थी, जब वे उस मकान में रहने आए थे। सैम की यह बात सुनकर उसकी पत्नी चिढ़ जाती थी और उनकी पूरी शाम बर्बाद हो जाती थी। हमारे कोर्स में हिस्सा लेने के बाद डगलस ने महसूस किया कि वह इतने सालों से मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। उसने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्नी को यह काम करने में आनंद आता होगा और इसलिए वह अपनी मेहनत के बारे में तारीफ सुनना चाहती होगी। डिनर के बाद एक शाम को उसकी पत्नी ने कहा कि वह लॉन से कुछ खरपतवार साफ करना चाहती है और उसने अपने पति से भी साथ में चलने का आग्रह किया। पहले तो पति ने मना कर दिया, परंतु बाद में विचार करने के बाद वह उसके साथ लॉन में गया और खरपतवार उखाड़ने में अपनी पत्नी का सहयोग करने लगा। जाहिर था कि पत्नी खुश हो गई और दोनों ने इकट्ठे कड़ी मेहनत करते हुए और साथ में रोचक चर्चा करते हुए 1 घंटे का समय बिताया। इसके बाद उसने बागवानी में अक्सर अपनी पत्नी की मदद की और अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सफाई के बाद लॉन पहले से बेहतर दिख रहा है। और उसने कहा कि क्रिकेट जैसी सख्त जमीन के बावजूद उसकी मेहनत के कारण लॉन की हाल बहुत सुधर गई है। परिणाम, दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी हो गया, क्योंकि डगलस ने अपनी पत्नी के नज़रिए से देखना सीख लिया था, चाहे मामला खरपतवार जैसी छोटी चीज का था। अपनी पुस्तक गेटिंग थ्रू टू पीपल में डा जेरलोड एम्स निर्बर्ग लिखते हैं, चर्चा में सहयोग तब हासिल होता है जब आप यह प्रदर्शित करते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को अपनी भावनाओं और विचारों की तरह ही महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि आपका श्रोता आपके विचारों को पसंद करे, तो आपको अपनी चर्चा इस तरह से शुरू करनी चाहिए कि सामने वाला आपकी चर्चा की दिशा को समझ ले। आप जो कहना चाहते हैं वह कहते समय इस बात की कल्पना करें कि यदि आप श्रोता की जगह होते तो आप क्या सुनना चाहते। श्रोता के नज़रिए को स्वीकार करने से श्रोता भी आपका नज़रिया स्वीकार कर लेता है। मुझे अपने घर के पास वाले पार्क में घूमना
और घुड़सवारी करना अच्छा लगता है। एक ओक ट्री ऐसा है जिससे मेरा विशेष लगाव है, परंतु हर मौसम में मैं यह देखकर दुखी होता हूँ कि पार्क में अक्सर आग लग जाती है, जिस वजह से कई पेड़ और झाड़ियाँ जल कर राख हो जाती हैं। यह आग सिगरेट पीने वालों की लापरवाही से नहीं लगती। अक्सर जंगल में आग उन युवाओं के द्वारा जलाई गई आग से लगती है जो वहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और अंडे या फ्रैंकफर्टर बनाने के लिए आग जलाते हैं। कई बार तो आग इतनी भीषण हो जाती है कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ जाता है। पार्क में एक कोने में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि आग जलाने वाले पर जुर्माना किया जाएगा और उसे सज़ा दी जाएगी। परंतु यह साइन बोर्ड ऐसी जगह पर लगा हुआ है जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ती और ज़्यादातर लोग इसे नहीं देख पाते। पार्क की सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाला भी तैनात है, परंतु वह अपने काम को गंभीरता से नहीं लेता और इस वजह से हर साल आग लग जाती है। एक बार तो मैं पुलिस वाले के पास दौड़ता हुआ गया और उसे बताया कि पार्क में आग तेज़ी से फैल रही है और इसलिए फायर ब्रिगेड्स वालों को तत्काल फ़ोन कर देना चाहिए। परंतु पुलिस वाले ने उदासीनता से जवाब दिया कि यह उसका काम नहीं है, क्योंकि वह स्थान उसके एरिया में नहीं आता। यह सुनकर मैं बहुत उद्विग्न हो गया और उसके बाद मैंने पार्क की सुरक्षा का जिम्मा खुद पर ले लिया। शुरुआत में तो मैं दूसरे लोगों के नज़रिए को समझने की कोशिश ही नहीं करता था। जब भी मैं किसी को आग जलाते हुए देखता था मैं दुखी हो जाता था। सही काम करने के लिए मैं इतना उतावला था कि मैं गलत काम कर जाता था। मैं घोड़े पर चढ़कर उन किशोरों के पास जाता था और उन्हें धमकी देता था कि पार्क में आग जलाने के कारण उन्हें सज़ा हो सकती है, और मैं किसी अधिकारी जैसी आवाज़ में उन्हें आग बुझाने का आदेश देता था। मैं उन्हें यह भी बता देता था कि अगर उन्होंने आग नहीं बुझाई तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मैं उनके नज़रियों को समझने की कोशिश किए बिना अपने दिल का गुबार निकालता रहता था। परिणाम, वे मेरी बात मान लेते थे। वे मन मारकर और चिढ़कर मेरी बात मान लेते थे। हो सकता है कि मेरे चले जाने के बाद वे फिर से आग जला लेते हों और यह चाहते हों कि पूरे पार्क में आग लग जाए। कई साल गुजरने के बाद मुझे मानवीय संबंधों के बारे में ज्ञान हुआ और मैंने सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखने की प्रवृत्ति विकसित की और कूटनीति का प्रयोग करना शुरू किया। ऑर्डर देने के बजाय मैं आग के पास जाकर इस तरह की बात कहता था। मजाक कर रहे हो बच्चों? खाने में क्या बन रहा है? जब मैं छोटा था तो मुझे भी आग जलाना बहुत पसंद था और मुझे आज भी पसंद है। परंतु तुम लोग शायद यह नहीं जानते कि पार्क में आग जलाना खतरनाक भी होता है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग कोई नुकसान नहीं करना चाहते, परंतु दूसरे बच्चे इतने सावधान नहीं रहते। वे आते हैं और देखते हैं कि तुम लोगों ने आग जलाई थी, इसलिए वे भी आग जला लेते हैं और घर जाते समय उस आग को नहीं बुझाते, जिससे सूखी पत्तियों में आग लग जाती है और पेड़ भी जल जाते हैं। अगर हम सावधानी ना बरतें तो हो सकता है कि सारे पेड़ जल जाएं। जंगल में आग जलाने के जुर्म में तुम्हें सज़ा भी हो सकती है। परंतु मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देना चाहता और तुम्हारे आनंद में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग पिकनिक का पूरी तरह आनंद लो। परंतु क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम लोग आसपास से सूखी पत्तियां हटा दो और जाते समय आग को धूल से ढक दो, और अगली बार जब भी तुम लोग आग जलाओ तो उस पहाड़ी पर बने हुए सेट पिट में ही आग जलाना। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सुनने के लिए धन्यवाद बच्चों, मौज करो। दोनों शैलियों में कितना फ़र्क था। इस तरह की शैली से बच्चों सहयोग के मूड में आ जाते थे। वे उदास नहीं होते थे। वे मुझसे चिढ़ते नहीं थे। उन्हें आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। उन्हें अपनी लाज बचाने का मौका मिल गया था। उन्हें भी अच्छा लगता था और मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि मैंने उनका नज़रिया समझने के बाद स्थिति का सामना किया था। जब हम सामने वाले व्यक्ति के नज़रिए से चीज़ों को देखने लगते हैं तो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं और तनाव भी कम हो सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स
ऑस्ट्रेलिया की एलिजाबेथ नोवाक अपनी कार के पेमेंट में 6 सप्ताह लेट हो गई। उन्होंने बताया, एक शुक्रवार को मेरे पास अकाउंटेंट का फ़ोन आया कि अगर मैंने सोमवार की सुबह तक $122 जमा नहीं किए तो कंपनी कार्रवाई करेगी। इस दौरान पैसे का इंतजाम नहीं हो सका, इसलिए जब सोमवार की सुबह उसका फ़ोन दोबारा आया तो मैं बुरे से बुरे परिणाम की कल्पना करने लगी। परंतु विचलित होने के बजाय मैंने उसके नज़रिए से स्थिति को देखा। मैंने उसे वही असुविधा के लिए माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि उनके ग्राहकों में शायद मैं ही उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट देती होगी, क्योंकि मैं अक्सर अपने पेमेंट देर से करती हूँ। तत्काल उसकी आवाज़ की टोन बदल गई और उसने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसी बात नहीं है, कई लोग तो और भी ज़्यादा कष्ट देते हैं। उसने मुझे कई उदाहरण दिए कि कई बार तो ग्राहक बदतमीजी पर उतर जाते हैं, कई झूठ बोलते हैं और ज़्यादातर तो उससे बात करने से बचते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ सुनती रही और मैंने उसे अपनी समस्या बताने का पूरा मौका दिया। फिर बिना मेरे कुछ कहे उसने कहा कि अगर मैं तत्काल पूरा पैसा ना दूं तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ महीने के आखिर तक सिर्फ $20 जमा कर दूं और बाकी का पैसा अपनी सुविधा से चुका दूं। कल किसी को आग लगाने से रोकने से पहले या सामान खरीदने से पहले या अपनी प्रिय चैरिटी में दान देने से पहले क्यों ना आप थोड़ा ठहर कर अपनी आंखें बंद कर लें और सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। खुद से पूछें, सामने वाला यह क्यों करना चाहता है। इसमें समय लगेगा, परंतु इससे आपके दुश्मन नहीं बनेंगे और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। इससे तनाव कम होगा और आपके जूते भी नहीं फटेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन डोमहेम का कहना था, मैं किसी मीटिंग के पहले किसी व्यक्ति के ऑफिस के सामने फुटपाथ पर 2 घंटे तक टहलना पसंद करूंगा, परंतु मैं बिना इस बात की कल्पना किए अंदर नहीं घुसूंगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ और उसकी रुचियों और लक्षणों के बारे में मेरे ज्ञान के आधार पर सामने वाला उसका क्या जवाब देगा। यह इतना महत्वपूर्ण वाक्य है कि मैं इसे दोबारा दोहराना चाहूँगा ताकि आप इसके महत्व को समझ सकें। मैं किसी मीटिंग के पहले किसी व्यक्ति के ऑफिस के सामने फुटपाथ पर 2 घंटे तक टहलना पसंद करूंगा, परंतु मैं बिना इस बात की कल्पना किए अंदर नहीं घुसूंगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ और उसकी रुचियों और लक्षणों के बारे में मेरे ज्ञान के आधार पर सामने वाला उसका क्या जवाब देगा। अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ एक बात सीख ले, हमेशा अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से सोचना और सामने वाले के नज़रिए से देखना। अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ यही बात सीख लें तो इसी से आपके करियर में काफ़ी तरक्की हो सकती है। सिद्धांत 8, ईमानदारी से सामने वाले व्यक्ति का नज़रिया समझने की कोशिश करें।